This is me, Mohammad Walidanjam, and I hope all of you will be fine. Student, the topic of today's discussion is the function of transistor as an amplifier. स्टूडेंट, वर्ड एम्पलीफायर का क्या मतलब है? एम्पलीफायर कोई एक ऐसी डिवाइस होगी जो किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है और आउटपुट पर जो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो इनपुट के मुकाबले में एम्पलीफाइड होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एन एम्पलीफायर इज अ डिवाइस which can amplify the input signal। ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत ज्यादा तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इन एम्पलीफायर्स को कंप्लीट करने के लिए या इनके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम ट्रांजिस्टर्स का सहारा लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग को हम एज ए डिस्कस करेंगे एज एन एम्पलीफायर। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें तो हमने कल जो ट्रांजिस्टर का बेसिक सर्किट पढ़ा था उसके मुताबिक हमारे पास, जिसको हमने कहा था कि 2 पीएन जंक्शन एक ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे पास एक बेस और एमिटर, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और ट्रांजिस्टर में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एनपीएन और पीएनपी। मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एनपीएन इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रांजिस्टर हमने इस्तेमाल किया है वो कौन सा है? हमने कहा था ट्रांजिस्टर के सिंबल को बनाने के लिए हम तीन जो टर्मिनल्स, जिनको एक कलेक्टर, एमिटर और बेस का नाम देते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास एरो होता है वो हमेशा एमीटर पर प्लेस किया जाता है, तो लिहाजा हमें ये जहां पर एरो होगा उसे पता होगा ये एमीटर है, और अल्टीमेटली फिर जो दूसरी साइड पर होगा वो कलेक्टर होगा और इनके दरमियान में फिर बेस होगा। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई थी वो ये थी कि जो एरो होता है वो हमेशा एन रीजन की तरफ हम कहते हैं कि पॉइंट करता है। अगर ये एन रीजन है, अब ये समझिएगा, अगर ये एन रीजन है एरो, तो जाहिर सी बात अगर एमीटर एन है तो कलेक्टर भी एन होगा, और फिर ये जो हमारी बेस होगी ये क्या होगा? पी रीजन होगा। तो ये एन पी एन जंक्शन है। अब स्टूडेंट, अगर हम देखें तो एक पी एन जंक्शन ये है जो कि बेस और इमीटर के दरमियान में है, इसलिए हम कहते हैं एक हमारा बेस एमीटर जंक्शन होता है और दूसरा हमारे पास एक कलेक्टर एमीटर जंक्शन है। ये भी एक पीएन, देखें जैसे बेस और एमीटर एक पीएन जंक्शन है, वैसे बेस और कलेक्टर भी एक पीएन जंक्शन है। अब हमारे पास, हम यहां से ये कहते हैं कि जो हमारा बेस एमीटर जंक्शन है उसको हमने क्या करना होता है? फॉरवर्ड बाइस करना होता है। ये कल हमने कंडीशन पढ़ी थी, हमारे पास जो बेस एमीटर जंक्शन होना चाहिए वो फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए, और इसी तरह से जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन होना चाहिए उसे रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो ये सर्किट डायग्राम ऑटोमेटिकली हमारी बन जाती है। जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा उसे फिर क्या होना चाहिए? उसे रिवर्स बाइस होना चाहिए। ये हमारे पास किसी भी एक ट्रांजिस्टर की बुनियादी कंडीशन है। अब स्टूडेंट, इस केस में हम देखें तो हमने सिंबल, जब ट्रांजिस्टर का बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया तो उसके लिए हमने कोई सोर्स, जिसको हमने एक सेल या बैटरी का नाम देना है, वो लगाना है, और उसको हमने कहा था कि VBB यानी कि बेस बाइस्ड वोल्टेज, जिसके जरिए से हम बेस के जरिए से हम उस पीएन जंक्शन को बाइस करते हैं। और इसके बाद दूसरी यहाँ पर जो हमारे पास, जैसे हमने VCC बोला था, जिसे हमने कहा था कलेक्टर कपल्ड वोल्टेज, ये इस सर्किट को हम अगर देख लें तो हमारे पास ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि जब कभी भी इस VBB को देखें तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पी रीजन के साथ अटैच है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस एन के साथ अटैच है। तो ये वाला पीएन जंक्शन, जिसको हमने एमीटर बेस जंक्शन कहा है, इस VB की मदद से अगर इसकी ये पोलैरिटी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम कलेक्टर बेस जंक्शन को देखें तो ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर का जो एन है अगर हम देखें वो इस बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये इसे रिवर्स बाइस करेगा, और इसके अगर पी को हम देखें तो ये इस बैटरी के हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो कलेक्टर और एमीटर का जंक्शन है ये भी रिवर्स बाइस होगा, और कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन है ये भी रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास
जो इनपुट है इस टाइम पर हमारी, वो ये VBB चूंकि इसको फॉरवर्ड बाइस कर रही है, तो लिहाजा यहां से जो करंट पास करेगा, अगर हम उस करंट को लिखें तो वो हमारा करंट जो IB होगा वो किसके इक्वल होगा, VBE डिवाइडेड बाय RIE। अब स्टूडेंट यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो करंट IB जो बेस के अंदर एंटर होता है, इसमें VBE जो इसके इन दोनों के क्रॉस अपीयर होने वाला ये वोल्टेज देखें, क्योंकि हमारे पास ये करंट IB जब इस RB में से पास करेगा तो इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज अपीयर होगी, और एक वोल्टेज ये है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रही है, जिसे हम टोटल वोल्टेज कहेंगे, जो इस PN जंक्शन के क्रॉस अपीयर होगी, वो VBE होगी, और हम VBE को डिवाइड कर देंगे इस टोटल PN जंक्शन की रेजिस्टेंस से, जो कि RIE है, जिसको मैंने ये लिखा हुआ है, ये बेस और एमीटर की कंबाइंड रेजिस्टेंस है, ये अकेली बेस की रेजिस्टेंस थी, ये RIE जो है ये बेस और एमीटर की कंबाइंड रेजिस्टर। तो लिहाजा हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमें ये बता देगी कि बेस में कितना करंट फ्लो करेगा। स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कभी करंट बेस में से फ्लो करता है, तो कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी जिसको हमने बीटा का नाम दिया, जिसको मैंने आपको बताया था वो करंट गेन होती है, और वो रेशो होती है IC ओवर IB की। तो इसके मुताबिक अगर स्टूडेंट हम देखें तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, IC इक्वल्स टू बीटा IB। और अगर हम इस इक्वेशन में ये, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं इसे, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम IB की जब वैल्यू पुट करेंगे तो IC इज इक्वल्स टू बीटा, और IB की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू क्या है, VBE डिवाइडेड बाय RIE। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि अगर बेस का जो करंट है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि कलेक्टर में से कितना करंट पास करेगा, IC, जो इक्वेशन नंबर 3 के जरिए से हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट उसके बाद देखें कि ये जो IC करंट है, जो कि बेसिकली इस वोल्टेज सोर्स ने, जिसको VCC का नाम दिया, जो कि एक बैटरी है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था, जिसे हमने IC का नाम दिया, ये RC में से जब पास करेगा, तो स्टूडेंट यहां से देखें जो हमें आउटपुट लेनी है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं है। जैसे हमने ये कहा कि ये जो VBE है, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है ना जी। और इस इनपुट की वजह से जो IB करंट गुजरा, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिली, जिसको हम VCE कहेंगे, क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर दोनों के दरमियान में ये वोल्टेज है, इसे VCE भी कहेंगे, इसे आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं, और आउटपुट वोल्टेज की बुनियाद पर हमने इसे V0 का नाम दे दिया। स्टूडेंट अब आप देखें कि आप लोग ये देखें, ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है। अगर हम इसको एक लूप कंसीडर करें तो हम जो आउटपुट पर वोल्टेज अपीयर होगी, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं देखिएगा। अगर हम यहां पर अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ, जिसको हमने KVL का नाम दिया था, अगर वो इस लूप पर अप्लाई करें तो इस पूरे लूप में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। मैं देखें यहां से स्टार्ट करता हूं, हम इस नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करें, और नेगेटिव को हमने क्या नाम दिया हुआ, लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव को हमने क्या नाम दिया हुआ, हाई पोटेंशियल। अगर आप यहां से देखिएगा, अगर आप यहां से ऐसे फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपके पाथ में ये जो VCC है, लो पोटेंशियल से एंटर होते हैं और हाई पोटेंशियल से बाहर निकलते हैं। तो हमने इसको क्या कहा था, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो मैंने VCC पॉजिटिव लिख दिया, और यही अगर मैं ये कहूं कि ये करंट IC है जो बेसिकली यहां से फ्लो कर, और यही करंट जब IC इस रेजिस्टर RC में से पास करेगा, और रेजिस्टर के क्रॉस जब कभी भी करंट पास करता है, तो हमने कहा था कि उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि वो ड्रॉप है। ड्रॉप क्यों है, क्योंकि वहां पर चार्जेस अपनी जो एनर्जी होगी वो डेसिपेट करते हैं।
तो हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव लो पोटेंशियल, और हाई से लो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगेन हमारे पास ड्रॉप हुआ है। तो हम इसे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, चाहे आप इसे VCC लिख दें या आप इसे VCE लिख दें या आप इसे V आउटपुट लिख दें, एक ही बात है। और इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम स्टूडेंट देखें तो ये जो -VCC है, जब ये 0 के उस साइड पर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि VCE पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा और ये टर्म वैसी रह जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं VCC माइनस IC और RC। स्टूडेंट ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम IC की वैल्यू पुट कर दें जो इक्वेशन नंबर 3 से हमने निकाली हुई है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा VCC माइनस IC की जगह पर स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE, ये हमारे पास IC की वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय RC, क्योंकि IC के साथ यहाँ पर RC भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो VCE है, ये देख लें, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे आउटपुट वोल्टेज लिख सकता हूँ और इसको आप नाम दे दें कि ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। स्टूडेंट एक इनपुट हमने दी और जिस इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक हमें आउटपुट मिल गई। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर जब काम करेगा तो इसका काम तो ये था कि जो इसको इनपुट देंगे वो इनपुट वोल्टेज क्या करेगी, आउटपुट पर सिग्नल को हम कहते हैं जो हमें मिलेगा उसे एम्पलीफाई कर देगी। अगर हम ये कहते हैं कि अगर एक स्मॉल वोल्टेज, समझिएगा, व्हेन अ स्मॉल वोल्टेज VIN इज अप्लाइड अक्रॉस RB, जब हम इस RB के अक्रॉस एक स्मॉल वोल्टेज कोई भी प्रोवाइड करते हैं तो उस स्मॉल वोल्टेज का इस इनपुट वोल्टेज में इजाफा होगा क्या नहीं होगा। स्टूडेंट पहले हम देखें तो हमारे पास जब ये इनपुट सिग्नल ये वाला नहीं था तो ये VBB हम ये कह सकते थे कि एज एन इनपुट सोर्स काम कर रहा है। और अगर हम एक स्मॉल सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हमारे पास उस सिग्नल की वजह से यहां से पास करने वाला जो बेस करंट है वो बढ़ जाएगा, और अगर बेस करंट बढ़ जाएगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं कि जो हमारे पास बेस करंट, अब देखिएगा मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ दिखता जाऊंगा कि बेस करंट अगर बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट जिसे हमने कहा IC इक्वल्स टू बीटा IP ये भी बढ़ेगा। और अगर कलेक्टर करंट बढ़ेगा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, IC की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा और आउटपुट पर अपीयर होने वाली वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। तो हम इस बात को इस तरह से समझते हैं, यहाँ पे बल्कि मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए कि हमारे पास जो VBB पहले हमारे पास यहाँ पे जो अप्लाई हो रही थी वो यहां से एक बेस करंट को फ्लो करवा रही थी, समझिएगा। अब मैंने इस वोल्टेज के साथ साथ एक और इनपुट यहां पे प्रोवाइड की और उस इनपुट को हम VBE का भी नाम दे सकते हैं, VIN का भी नाम दे सकते हैं। उसकी वजह से जो हमारी टोटल इनपुट वोल्टेज है वो चेंज हो गई। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास VBB बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसमें हमने एक इनपुट भी ऐड कर दी और वो इनपुट क्या है, उस इनपुट को हम नाम देते हैं डेल्टा VIN। डेल्टा VIN से, डेल्टा से मुराद स्मॉल, VIN से मुराद कि हमने इनपुट पर एक वोल्टेज प्रोवाइड की और हमारे पास जो VBB है वो चेंज होकर VBB प्लस डेल्टा VIN हो गया। स्टूडेंट इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पहले हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा था बेस में वो था IB। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था वो IB था। कब? जब हमारे पास जो वोल्टेज थी वो VBB थी। जब हमारे पास वोल्टेज पहले की निस्बत बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट करंट भी तो बढ़ जाएगा ना, तो बेस करंट भी हम कहते हैं IB से चेंज हो जाएगा और IB प्लस डेल्टा IB। डेल्टा IB से क्या मुराद है? जो बेस के करंट में इजाफा हुआ। और अगर बेस करंट बढ़ेगा तो हमने अभी ये मैंने आपको बात बताई एरोज लगाकर भी, अगर बेस करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर का करंट जो IC था वो भी चेंज हो जाएगा, IC प्लस डेल्टा IC। और अगर IC चेंज हो जाएगा क्योंकि IC ने जब इस रेजिस्टर में से पास करना है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होना है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और आउटपुट पर हमारे पास जो वोल्टेज पहले आउटपुट पर आ रही थी, अगर मैं उसे कहूं कि वो V0 थी, तो स्टूडेंट वो V0 भी चेंज हो जाएगी। वो V0 से क्या हो जाएगी? V0 प्लस डेल्टा V0।
अब स्टूडेंट अगर हम इन बातों को देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज को समझने के लिए। देखिए वी नॉट जो कि आउटपुट वोल्टेज थी वीसीसी माइनस बीटा वीबीई ओवर आर आई ई इंटू आर सी के बराबर थी। स्टूडेंट अब मैं ये कह रहा हूं कि आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गई क्योंकि मैंने यहां पर इनपुट को पहले की निस्बत चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, और अगर इनपुट चेंज होगी तो आउटपुट भी चेंज होगी। तो वी आउटपुट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट। हम इस इक्वेशन नंबर 5 को मॉडिफाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 5 को अगर मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास जो पहले आउटपुट थी वो वी नॉट थी, अब क्या हो जाएगी वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट। ठीक हो गया, इक्वल्स टू पहले हमारे पास वीसीसी था तो वो तो वीसीसी तो चेंज नहीं होगी, ये तो वही रहेगी, वीसीसी रहेगी। उसके बाद माइनस वैसे ही आ जाएगा, बीटा वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट वीबीई, ये यहां पर देखें ये टोटल इनपुट पर अपीयर होने वाली वोल्टेज थी। वीबीबी तो बेस बाइस्ड वोल्टेज है जो इस पीएन जंक्शन को बाइस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इनपुट पर आप कोई वीबीई, ये वोल्टेज जो देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो अपीयर होने वाली वोल्टेज है ये वीबीई है, ये देखें मैंने लिखा भी हुआ है। और अगर हम देखें तो बीटा वैसे ही आ गया और वीबीई इसमें भी चेंज हो जाएगा, वीबीई प्लस डेल्टा वी आई एन, यानी कि इनपुट में ही इजाफा हो गया। चूंकि ये मैं कह रहा हूं बार बार कि ये इनपुट है, टोटल इनपुट है जो हमारी, इसमें भी चूंकि इजाफा हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं वीबीई प्लस डेल्टा वी आई एन डिवाइडेड बाई आर आई ई, और स्टूडेंट आरसी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट ये आ गया वीसीसी माइनस बीटा वीबीई प्लस। अब स्टूडेंट देखिएगा कि अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो वीसीसी वैसे ही आ जाएगा माइनस बीटा, और ये जो पहली टर्म है, मतलब मैं इसको आसान करने के लिए ऐसे कर देता हूं कि वीबीई डिवाइडेड बाय आर आई ई प्लस डेल्टा वी आई एन डिवाइडेड बाय आर आई ई और आर सी, हमने इसको अलग अलग कर दिया। अगर हम देखें तो मैं इसे लिख सकता हूं वीसीसी माइनस, मैंने इस फैक्टर को इस पर अलग से डिवाइड कर दिया, वीबीई को आर आई पर और डेल्टा वी आई एन को आर आई पर अलग डिवाइड कर दिया और आर सी वैसे। अब स्टूडेंट देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वीसीसी वैसे ही आ जाएगा, ये बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बीटा वीबीई डिवाइडेड बाय आर आई ई, और स्टूडेंट ये आरसी भी तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी आरसी भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस, और ये बीटा। अब देखें पहले मैं इसको एरो भी लगा देता हूं, मैंने बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस फैक्टर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा बीटा डेल्टा वी आई एन डिवाइडेड बाय आर आई ई, और ये आरसी भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो हमारे पास स्टूडेंट ये रिजल्ट आ गया वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट का, जो आउटपुट वोल्टेज में इजाफा होने के बाद जो न्यू आउटपुट वोल्टेज आई थी उसकी ये इक्वेशन आ गई। और स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। अब स्टूडेंट यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है कि हम इक्वेशन नंबर 6 को देखें और इक्वेशन नंबर 5 को अगर देखें तो हमने इन दोनों इक्वेशंस में से अगर एक दूसरे को सब, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी आउटपुट पर जब हमने इनपुट में चेंज नहीं किया था, और ये तब की आउटपुट पे इक्वेशन है जब हम कोई एक और सिग्नल इनपुट पर बढ़ाते हैं जिसकी वजह से इनपुट में हम कहते हैं इजाफा हो जाता है, और अगर इनपुट पर इजाफा होगा तो आउटपुट में भी इजाफा होगा। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास पहले 5 रुपए थे, उसमें कुछ इजाफा हुआ और वो 10 हो गए, तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास कितने पैसों का इजाफा हुआ तो आप कहेंगे कि सर आपके पास पहले 5 थे अब आपके पास 10 हो गए, तो चेंज कितना आया, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 माइनस 5, 5 का इजाफा होगा 10 माइनस 5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 10 माइनस 5 से मुराद ये है कि आप जो न्यू आउटपुट है उसको ओरिजिनल आउटपुट में से माइनस कर दें। तो हम ये क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 6, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, 6 में से। देखिएगा मैं ये देखें 6 को वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट 6 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस 5 की लेफ्ट हैंड साइड,
जो क्या है V नॉट, इक्वल्स टू 6 की राइट हैंड साइड VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC और माइनस बीटा डेल्टा VIN ओवर RIE इंटू RC, ये 6 की राइट हैंड साइड माइनस 5 की राइट हैंड साइड, माइनस ये देखिएगा ये हमारे पास 6 की राइट हैंड साइड माइनस 5 की राइट हैंड साइड, ये देखिएगा 5 की राइट हैंड साइड क्या बेटा VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC, ये हमारे पास 5 की राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट देखें, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट माइनस V नॉट इक्वल्स टू, इसे देखें VCC माइनस बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE इंटू RC माइनस बीटा डेल्टा VIN ओवर RIE इंटू RC, और ये माइनस VCC के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस VCC आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। तो स्टूडेंट देखें कुछ रिजल्ट में हमारे पास चेंजेस क्या आएंगी, ये पॉजिटिव VCC ये नेगेटिव VCC कैंसल, ये पॉजिटिव बीटा VBE ये नेगेटिव बीटा VBE ओवर RIE RC, ये देखेंगे दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर माइनस V नॉट प्लस V नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आया डेल्टा V नॉट जो बचेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस बीटा डेल्टा VIN ओवर RIE इंटू RC। स्टूडेंट ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में टोटल चेंज आया, और इस आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज आया अगर ये देखेंगे डेल्टा VIN जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा V नॉट ओवर डेल्टा VIN यानी कि इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू माइनस बीटा RC डिवाइडेड बाय RIE। स्टूडेंट आउटपुट वोल्टेज और ओवर इनपुट वोल्टेज ये हमें बताएगी वोल्टेज गेन, इसे बोलते हैं, इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं वोल्टेज गेन के आउटपुट वोल्टेज में कितना इजाफा हुआ किसके लिहाज से, इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई की उसके लिहाज से, और वो रिजल्ट किसके इक्वल है माइनस बीटा RC ओवर RIE के बराबर है। स्टूडेंट ये जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट हमें ये इंडिकेट करता है कि जो आउटपुट पर वोल्टेज होगी वो पहले की निस्बत इतनी इनहैंस हो गई है, या हमारी आउटपुट वोल्टेज पहले की निस्बत बढ़ गई है, और स्टूडेंट जब हमारी आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी तो हम ये कहेंगे कि हमें जो इनपुट पर सिग्नल हमने प्रोवाइड किया था वो एम्पलीफाई हो गया, और आउटपुट पर हमें जो रिजल्ट मिला है वो पहले की निस्बत एम्पलीफाइड है। और यहाँ पर माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये हमें बताता है कि जो हमारे पास आउटपुट पर हमें जो सिग्नल मिलेगा वो उन इनपुट के मुकाबले में इन्वर्ट हो गया है, तो हम ये कहते हैं, इस बात को समझने के लिए हम यहां पर लिखते हैं आउटपुट सिग्नल is inverted with respect to इनपुट सिग्नल, और या हम ये कह सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that there is a phase difference of 180 degrees between input and output। स्टूडेंट इस बात को समझने के लिए हम ये कहते हैं, अगर सिर्फ हम बनाएं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास
जो आउटपुट पर सिग्नल आएगा, ये समझिएगा, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हमें बात समझ आ सके कि इनपुट पर हमने जो सिग्नल दिया था उसका फर्स्ट हाफ जो था वो पॉजिटिव था और सेकंड हाफ नेगेटिव था। जो आउटपुट पर हमें सिग्नल मिलेगा उसका फर्स्ट हाफ नेगेटिव होगा और सेकंड हाफ पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट हाफ नेगेटिव हो गया और सेकंड हाफ, तो मतलब ये इन्वर्ट हो गया। और सेकेंडली अगर इसकी पीक वैल्यू को देखें और इसकी पीक वैल्यू को देखें तो दोनों की पीक वैल्यूज में भी डिफरेंस आ चुका। वो डिफरेंस किस वजह से आया? वो डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि ट्रांजिस्टर को हमने एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल किया था और हमारी जो आउटपुट पर सिग्नल की वैल्यू आएगी वो इनपुट के मुकाबले में इनहेंस हो जाएगी। यही उसका फंक्शन था कि हमने उस एम्पलीफायर के जरिए से इस चीज को इनहेंस करना। स्टूडेंट, मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल आपको डेली लाइफ में दे सकता हूं ताकि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। देखें, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है, मैं जिस ऑडियंस के साथ मुखातिब हूं उनको सुनाई दे रही है। स्टूडेंट, अगर मेरी वो ऑडियंस बहुत ज्यादा हो और मुझे अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना हो तो हम क्या काम करते हैं? हम ये काम करते हैं, हम एक स्पीकर के जरिए से, एक माइक के जरिए से बोलते हैं। हम माइक को अपना एक इनपुट सिग्नल जो भी देते हैं वो वहां पर एक एम्पलीफायर लगा होता है जिसको हम एम्प का भी नाम देते हैं। वो एम्पलीफायर उस इनपुट सिग्नल को इनहेंस करता है और आउटपुट पर जब देता है उसको बढ़ा देता है। और हम ये कहते हैं कि वही जो हमारी जो आवाज है, हम उसको जब एक माइक के जरिए से जिसके साथ फर्दर एम्प और स्पीकर अटैच हैं, हम दूर दराज तक पहुंचा सकते हैं। जितने नंबर ऑफ स्पीकर्स बढ़ाते जाएंगे हम उसी आवाज को ज्यादा दूर तक कैरी कर सकते हैं। और ये एम्पलीफायर जो हमारा काम करता है कि हमारी उस इनपुट सिग्नल की वैल्यू को इनहेंस करके आउटपुट को बढ़ा देता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। ये थोड़ा टेक्निकल लेक्चर है, लिहाजा इसमें अच्छी खासी डिटेल्स के साथ आपको सारी बातें मैंने बता दी हैं। आई होप कि आपको समझने में आसानी होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।